समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। फरवरी मार्च का महीना, किताबों की खुशबू, नोट्स की फाइलें, देर रात तक चलती पढ़ाई और दिल में एक ही लक्ष्य, परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करना। खासकर बोर्ड परीक्षा की बात करें तो बोर्ड परीक्षा ऐसा नाम है जिसे सुनते ही विद्यार्थियों की जो धड़कन है तेज हो जाती है। ये एक परीक्षा नहीं बल्कि विद्यार्थियों के जीवन का वो मोड़ है जहां मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ मिलकर भविष्य की नई राह बनाते हैं। इसलिए परीक्षा को सामना डटकर करना चाहिए, डर कर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर साल परीक्षा पे चर्चा में बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और बिना डरे परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज पब्लिक स्पीक में हम चर्चा करेंगे इसी से जुड़े विषय पर। हमारा विषय है परीक्षा संबंधी दबाव और तनाव से निपटने के तरीकों पर चर्चा। तो इस विषय पर आज हमारे साथ आमंत्रित जो विशेषज्ञ हैं वो हैं सफदरजंग अस्पताल में मनोचिकित्सा विभाग में डॉक्टर प्रोफेसर मनुश्री गुप्ता और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई में संयुक्त सचिव श्वेता अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। और इस संबंध में श्रोताओं, आपके कोई प्रश्न है, आप विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं तो हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं। हमारे नंबर हैं 23310481, 23717117, 23717106 और 23314444। तो इन नंबर से पहले 011 लगाना ना भूले जो दिल्ली का कोड है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044 तथा सोशल मीडिया साइट एक्स पर #AskAIR के जरिए भी आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर मनुश्री जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि कल से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सपने, मेहनत, उम्मीदें और थोड़ा सा तनाव सब कुछ जुड़ा रहता है इन परीक्षाओं में। तो ना चाहते हुए भी अनावश्यक जो दबाव है, तनाव है, क्यों होता है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपके सवाल के लिए। और जैसा कि आपके जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं बहुत ही रेलेवेंट हैं और स्टूडेंट्स जो कल बोर्ड परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th की और फिर क्लास 12th की, उनके मन में भी यही सवाल चल रहे होंगे जो आपने बताएं। देखिए, जब भी हम कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं, जिसका जीवन में हमारे लिए कोई उद्देश्य होता है या महत्व होता है, तो एंजाइटी या स्ट्रेस का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये हमारा एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है। अगर हमें एंजाइटी नहीं होगी तो हम शायद उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर भी नहीं होंगे। तो ये जो अडेप्टिव एंजाइटी है बहुत जरूरी है। जी हाँ, श्वेता जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि सीबीएसई की ओर से बच्चों में तनाव कम करने के लिए खासकर जो बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए, एज अ बोर्ड सीबीएसई बहुत सालों से एक काउंसलिंग हेल्पलाइन चलाती है जिसमें बहुत सारे देश और विदेश के काउंसलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। बच्चों में जब ये एंजाइटी होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस टाइम पे ये एंजाइटी एक पॉजिटिव स्टेट है। बहुत समय एंजाइटी होती है परफॉर्मेंस की, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे बहुत सारे काउंसलर्स उनसे जुड़ते हैं। बच्चे हेल्पलाइन के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं और भी उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं या जो उनकी मदद करने के तरीके होते हैं, उसके लिए बोर्ड उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। जी हाँ, आपने काउंसलिंग की बात की, तो कोई नंबर है सीबीएसई का काउंसलिंग सपोर्ट के लिए जिस पर जो विद्यार्थी हैं या अभिभावक हैं कॉल करके जो अपनी जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो नंबर्स प्रोवाइड कर देती हूँ। जी हाँ, आप हमें वो नंबर दीजिए ताकि जो हमारे साथ अगर विद्यार्थी भी जुड़े हैं तो उनको बहुत ही सपोर्ट मिल सके, सहयोग मिल सके इन नंबर से। डॉक्टर, आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों लगता है विद्यार्थियों और अभिभावकों की यही परीक्षा सब कुछ है, बस मन में इतनी असुरक्षा का भाव क्यों होता है, हाँ, जबकि ये सब कुछ नहीं है? हाँ, ये समझ हमको शायद बाद में आती है कि ये सब कुछ नहीं है। पर आप उस विद्यार्थी की जो कि 16 साल का या 15 साल का है और किसी देश के सुदूर ग्रामीण इलाके में स्कूलिंग कर रहा है अपनी या कर रही हैं,
उसकी मनोदशा समझने की कोशिश करें, मनोस्थिति समझने की कोशिश करें। उनके पास वो शायद रिसोर्सेज नहीं है, वो एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, या जो सपोर्ट नहीं है जिन्होंने बाकी और बच्चों को जो अवेलेबल है मेट्रोज में और बड़े शहर में। तो कई स्ट्रगल्स के बाद वो बच्चा वो क्लास 10th में पहुंचता है और पहली बार बोर्ड्स का फेस करता है। और कई बार कई सारी धारणाएं मन में होती हैं, परिवारों में होती हैं, मिथ्स होते हैं कि बोर्ड परीक्षा जैसे कि बहुत बड़ा कुछ इवेंट होने वाला है लाइफ में, तो वो इवेंट को हम जितना नॉर्मलाइज कर सकें, पहला बोर्ड एग्जाम खासतौर पे क्लास 10th का, उतना बच्चे के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। आज ही मैं एक कंपनी के पूर्व सीईओ का बयान पढ़ रही थी। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने लिखा था कि अगर मार्क्स ही सब कुछ होते तो शायद 50% से ज्यादा जो सीईओ हैं वो बेरोजगार होते। तो इसलिए सब कुछ ये नहीं है। और हमारे साथ अभी हमारे पहले श्रोता हरिद्वार से जुड़ गए हैं, रवि जी। नमस्कार रवि जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार मैम जी। जी आपका और सभी विशेषज्ञों को जी मेरा नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं रवि जवालिया गढ़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछें। हाँ जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे परीक्षा दे रहे, सबसे पहले उन सभी को विश ऑल द बेस्ट फॉर देयर गुड फ्यूचर। और मैं जानना चाहता हूँ मैम, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हो तनाव आ जाते हैं, वो मानसिक तनाव में, तो उस तनाव को कैसे बाहर आए? जो तनाव आ जाता है उससे कैसे बाहर निकले? देखिए, इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं। कैसे हर बच्चे के लिए और हर इंडिविजुअल के लिए अलग चीजें काम करती हैं, कई अलग अलग तरीके होते हैं। पर जो 4 मोटे मोटे तरीके होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में, वो है पहले से स्ट्रक्चर्ड अपना रूटीन बनाना। स्ट्रक्चर का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आप कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, क्या खान पान है, आपको कितने बजे आपको मिलेगा, कितने घंटे आपको पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। जो कि आपने परिवारों में देखा होगा कि कोई टाइम टेबल बना के चिपका देता है बच्चे के बेडरूम वॉल पे कि ये टाइम टेबल फॉलो करना है। पर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो टाइम टेबल बच्चा स्वयं बनाए। अपना स्ट्रक्चर जितना वो पहले से बना के रखेगा एग्जाम से पहले, उसको एंजाइटी उतनी ही कम होगी एग्जाम के टाइम पे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, स्लीप और एपेटाइट। स्लीप से ज्यादा जरूरी स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं बहुत लेट लाइफ तक, क्योंकि जब अर्ली एज होती है किशोर अवस्था में खासतौर पे, तो हम कम स्लीप के साथ भी काम चला लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडीज बहुत यंग होती हैं, हम एज नहीं होते हैं। पर बाद में अगर स्लीप डेफिसिट रहता है तो वो स्ट्रेस बढ़ाता है। तो अगर ये बच्चा समझ जाए और उसके परिवारजन ये समझ जाएं कि स्लीप बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है, कम से कम 8-9 घंटे की नींद एक 15 साल के किशोर के लिए, किशोरी के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी बात एक और मैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करना चाहूंगा कि डिसीजन मेकिंग जो बाकी चीजों में है वो कम से कम हो। जैसे कि अगर आपको क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना खाना है, इन चीजों पे अगर आप कम से कम वक्त अपना वेस्ट करें या फिर अपना वक्त इस पे कम से कम दें, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका पढ़ाई, आपका सिलेबस कैसे चल रहा है, उस पे ज्यादा दें। तो मिनिमम डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हम अपने जो काउंसलिंग के लिए आते हैं बच्चे या किसी और बीमारी से ग्रसित आते हैं, उनको बिल्कुल ये समझाते हैं कि डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ से आप जितनी हटा सके। रोज एक तरह के कपड़े पहने, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जब एग्जाम होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, वो डिसीजन आप कम से कम कर दें। और श्वेता जी हमारे साथ हैं। श्वेता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस वर्ष सीबीएसई जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें जो 10वीं परीक्षा के लिए जो एक नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जो साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे, तो इस बारे में बताएंगे, हमारे विद्यार्थियों को क्लियर करेंगे, क्योंकि ऐसी भी धारणा है कि मैं पहले फेज में एग्जाम ना दे के दूसरे फेज में दे दूं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, 2 बोर्ड की जो पॉलिसी सीबीएसई लेके आया है, वो भी एक स्ट्रेस कम करने का ही तरीका है बच्चों का, कि आपने पहली बार अच्छे से तैयारी करके पेपर दिया। जब आप सारे सब्जेक्ट्स में अपीयर करेंगे, एटलीस्ट 3 से ज्यादा, यूजुअली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों के पास या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं अगर एडिशनल लिया हो तो। अगर वो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में अपीयर करेंगे तभी ही वो सेकेंड बोर्ड के लिए एलिजिबल होंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है कि मैं आज अपना बेस्ट नहीं दे पाया अपीयर करने के बाद, तो उनके लिए ये लाइन जरूर खुली रहेगी। वो एग्जाम के तुरंत बाद सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए एलओसी खुलेगी, उसमें अपना ये नेम दोबारा रजिस्टर करवा सकते हैं
और फिर सेकंड बोर्ड में अपना परफॉर्मेंस एक सब्जेक्ट में या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव कर सकते हैं जी। तो उनको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जी हाँ, तो ये भी एक तरीका है आपका स्ट्रेस कम बिल्कुल। करने के लिए बच्चों का। छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश जी। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्कार योगेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। आपका सवाल क्या है? जी, हम ये जानना चाहते हैं, अभी मतलब सभी उम्र के बच्चों का अभी परीक्षा हो रहा है और इस दबाव में, परीक्षा के दबाव में बेहतर नींद लेना कितना आवश्यक है? जी डॉक्टर, नींद। जैसा कि पिछले श्रोता ने भी इस तरह का सवाल किया था और मैंने ये बताया है कि नींद से ज्यादा जरूरी स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम नींद को प्रोटेक्ट नहीं करते, अपने नींद को प्रायोरिटाइज नहीं करते। जब हम खास तौर पे किशोर अवस्था में होते हैं, हमको लगता है कम नींद के साथ भी हम एग्जाम दे देंगे तो उतना ही सफल होंगे, जो कि कई बार सच भी होता है। पर अमूमन ये एवरेज जो सारे बच्चे हैं उनके लिए सच नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम नींद के साथ अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। बट नींद एक तरह का आपका कॉग्निटिव रीसेट है, आपके ब्रेन के लिए एक रीसेट बटन है। अगर आप उसको बार बार नहीं दबाएंगे और एडिक्वेट नींद नहीं देंगे तो ब्रेन भी थकने लगता है और जो आप याद कर रहे हैं, जो मेमोराइज कर रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस, खासतौर पे एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपने नींद कम ली है तो वो जरूर गिरता है। कई सारे शोधकर्ताओं ने कई बार ये पब्लिश किया है अराउंड द वर्ल्ड कि अगर नींद एक दिन पहले, एक रात पहले आप एग्जाम से पहले कम लेते हैं तो आपका परफॉर्मेंस गिर जाता है। और एग्जाम से एक रात पहले ही यही कोशिश होती है कि जो छूट गया बस इन्हीं चंद घंटों में वो पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। डॉक्टर, अगर बात करें जब परीक्षा केंद्र में जाते हैं, जो उस समय की जो घबराहट होती है वो अलग ही है, तो उससे डील करने के लिए बच्चों को क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, एक तो टाइम बचा के जाएं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रश ना करें। अपना जो तैयारियां हैं एग्जाम, स्पेशली फर्स्ट एग्जाम जो होता है उसमें एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है, तो उसकी प्रिपरेशन पिछली रात से अच्छे से करके सोएं। कोई चीज ऐसी ना हो, आपका एडमिट कार्ड, आपके जो स्टेशनरी है या और भी कोई चीज है जो कि अलाउड हो एग्जाम हॉल में, वो आप तैयारी करके रात में सोएं उसके लिए। और जो एग्जाम सेंटर है, ये अच्छा होगा अगर आप एक दिन पहले उसको देखा है। नहीं संभव है तो उस दिन आप टाइम से पहले वहां पे पहुंचे तो एंजाइटी आपकी कम होगी। देखिए, फर्स्ट एग्जाम में आपको शुरू की जो एंजाइटी होती है वो तो सबको होती है। जैसे ही आप एग्जाम शुरू करेंगे और 5-10 मिनट बीतेंगे तो आपकी एंजाइटी लेवल बहुत कम हो जाता है। तो इनिशियल एंजाइटी हर कोई झेलता है जी, तो वो कम होना ही होना है। वो एक नियम है, प्रकृति का नियम है, पर वो 5-10 मिनट लगेंगे उसको कम होने में। जी श्वेता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे स्किल बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिक्षा को लेकर भी सीबीएसई बहुत ही ध्यान दे रहा है, तो क्या इस समय रणनीति है ताकि जो बच्चा है वो सिर्फ अंकों तक सीमित ना रह जाए? देखिए, जब हमारे परीक्षा पत्र भी है, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आज के टाइम पे, वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। सिर्फ रोज मेमोराइजेशन करके, सिर्फ किसी भी चीज को आप मेमोराइज करके परीक्षा नहीं दे पाएंगे जी। तो उसके लिए हमारे सैंपल पेपर्स जो हैं तकरीबन 6 महीने पहले आ जाते हैं। उन सैंपल पेपर्स के अलावा जो पिछले साल के बच्चे, जैसे 2025 में जिन बच्चों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं, 100% मार्क्स वाली जो आंसर बुक्स हैं, वो भी हम अपलोड कर देते हैं एज एग्जाम्पल्स। तो जो कैंडिडेट्स इस साल की परीक्षा के हैं, वे हमारे सैंपल पेपर्स को देख के, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को और लास्ट ईयर के जो फुल मार्क्स वाली आंसर स्क्रिप्ट्स हैं, उनको देख करके एक प्लान्ड तरीके से प्रैक्टिस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए जब एग्जाम देते हैं तो नेचुरली कॉम्पिटेंसी उनकी डेवलप होती है, उनके स्किल्स, लर्निंग के स्किल्स, लर्निंग की प्लानिंग, सब कुछ डेवलप होती है। जी हाँ, तो रणनीति में धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहा है। एक और श्रोता हमारे जुड़े हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, राशिद अहमद खान जी। हेलो जी, नमस्कार राशिद जी। जी, मैं रानी तलिए छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बोल रहा हूँ सर। जी, आपका क्या सवाल है? जी, सवाल मेरा ये है कि परीक्षाओं के टाइम पे पेरेंट्स लोगों की कुछ अपेक्षाएं बच्चों से ज्यादा बढ़ जाती हैं। इससे भी बच्चों को समस्या होती है और कभी कभी बच्चों की कंपैरिजन भी आपस में होने लगती है कि उसको इतने मिले, उसको इतने मिले, तो इससे बच्चों को बहुत समस्या होती है।
तो इस बारे में पेरेंट्स क्या कर रहे हो, बच्चों को किस तरह से मतलब थोड़ा सा टैकल कराएंगे, बच्चों को दिक्कत न जाए, ये बता दें प्लीज। डॉक्टर क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी राशिद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस का क्या करें। हर माता पिता जो कि अपने बच्चे का भला चाहता है, उसको एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि उसका बच्चा टॉप करे या फर्स्ट आए या 90% मार्क्स तो लेके ही आए। देखिए, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन जो होते हैं, जो आपके उम्मीदें हैं अपने बच्चों से, वो कंसर्न से आती हैं, ना कि वो जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रेशर देना चाहते हैं अपने बच्चों पे। कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके खुद के सपने होते हैं पढ़ने के, जो कि शायद पूरे नहीं हो पाते, वो अपने सपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। देखिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर कई बार ये जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कई ज्यादा हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान रखें ऐसे टाइम पे, और जो अपने प्रेशर है उसको कम से कम बच्चे पे आने दें, उसको सपोर्ट करें, उसकी बात सुने, और अगर उसको जरूरत हो काउंसलर या टीचर की तो जरूर उससे मिलाने के लिए ले जाएं। जी हाँ, खासकर अभिभावकों की बात करें हम, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे परीक्षा कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी होती है कि उन्हें लगता है हमारा एग्जाम है। तो श्वेता जी, आपका क्या संदेश रहेगा अभिभावकों के लिए कि वो बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना डालें? देखिए, हर पेरेंट को अपने बच्चे के टैलेंट और कैपेसिटी का अंदाजा रहता है। मेरा ये सुझाव रहेगा कि पेरेंट्स शुरू से ही बच्चे के स्कूल के साथ जुड़े और एक पार्टनरशिप में काम करें। वो इस होड़ में, कंपटीशन में ना रहे कि हमारा बच्चा सबसे अव्वल आएगा या इतने मार्क्स लेके आएगा। उनको कोलैबोरेट करते हुए स्कूल के साथ बच्चों की स्किल एनहांसमेंट करनी चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। बहुत बार छोटी सी मोटिवेशन से भी एक बच्चा बहुत लंबी छलांग लगा करके मार्क्स भी ला सकता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा में लिख सकता है और परीक्षा पास कर सकता है। बिल्कुल, अपनी उम्मीदें बच्चों पर थोपनी नहीं चाहिए। अगले श्रोता हमारे हिसार से जुड़े हैं, राजेंद्र जी। हेलो जी, राजेंद्र बोल रहे थे जी, हरियाणा हिसार से। जी, आपका क्या सवाल है? हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। मैं प्रियंका जी, मैं ये जानना चाहता था डॉक्टर साहब से कि जो हमारा आस्था है, जो भगवान में पूजा पाठ में अगर ध्यान रखें और उसमें अगर हमारा तनाव में कम करने में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये जानना था कि जो विशेषज्ञ भी जानते होंगे कि परीक्षा के बाद भी तनाव रहता है कुछ बच्चों को, भैया हमारा रिजल्ट कैसा आया, तो इसके बारे में भी जानना था कि वो घबराहट रहती है जब तक परीक्षा परिणाम नहीं आते। नमस्कार जी। देखिए, जो भारतीय संस्कृति और समाज है, इसकी एक बहुत मजबूत एक स्तंभ है जो कि इंडियन फैमिली है, जो स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट मिलता है बच्चों को। ये कई देशों में संभव नहीं हो पाता है, खास तौर पे इस उम्र के बच्चों को जो हम सपोर्ट देते हैं, वो चाहे आपका कोई भी सिस्टम हो, आपके परिवार की जो वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशन हैं, वो चाहे धार्मिक हो या स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरीके से भगवान में आस्था रखने में आप जरूर एक स्ट्रेंथ भी प्रदान कर रहे हैं अपने बच्चे को भी और अपनी फैमिली सिस्टम को भी। तो आपका जो भी सिस्टम है, जो भी मान्यता है अपने परिवार में, वो जरूर बच्चे को स्ट्रेंथ देती हैं। पर दूसरी तरफ का भी मैं कॉशन दूं कि अंधविश्वास में भी नहीं जाना चाहिए। खासतौर पे ऐसे में कई बार होता है कि बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं हम बच्चे का कई तरह के अंधविश्वासों में पड़ के। तो आप आस्था और अंधविश्वास में जरूर अंतर करें और बच्चे को जरूर उससे मदद मिलती है अगर आप कोई आस्था से उसको सपोर्ट देते हैं। जी हाँ, दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़े हैं, रामांश जी। हेलो, मैं रामांश बोल रहा हूँ। अब मेरा स्कूल है, अब हिंदू संस्कृत तो हमारी होती है। अब 3 तारीख को होली है और 3 तारीख को पेपर है मेरा जी। तो अब मेरे में कंफ्यूजन हो रही है, अब टेंशन आ गया है, अब मैं क्या करूं? श्वेता जी, आप बच्चे का आप जवाब देना चाहेंगी? विद्यार्थी है जिसकी बोर्ड की परीक्षा है और एक ही दिन शायद 2 एग्जाम्स हैं। नहीं मैम, बोर्ड की परीक्षा एक दिन में 2 पेपर कभी नहीं होते और उसमें गैप भी रहता है। हो सकता है इनके स्कूल की परीक्षा हो जहाँ कहीं 2 सब्जेक्ट या 2 छोटे सब्जेक्ट या कुछ स्कूल की डेट शीट के बारे में बात कर रहे होंगे।
मैं सबसे पहले रोमांच से ये कहना चाहूंगी कि आप स्ट्रेस ना ले। 3 तारीख में अभी बहुत समय है, आप एक प्रैक्टिस तरीके से जो भी परीक्षा है आपकी, उसकी तैयारी करें और फिर आगे बढ़े। और जहां तक रहा होली का सवाल, पहले परीक्षा करें और साथ में ही होली का भी आनंद ले, उल्लास से होली मनाएं, त्योहार मनाएं, ताकि जब आप दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाते हैं तो भी आपका स्ट्रेस कम होता है। जी हाँ, और ये अक्सर होता है। और ये जब ऐसा होली का जब त्योहार होता है तो अक्सर बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, हम लोग भी गुजर चुके हैं इस चीज से, तो बड़ा लगता है कि हम लोग क्यों नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे इस त्योहार में। हालांकि ये त्योहार अगले साल फिर आएगा, आप फिर से उसमें खेल सकते हैं, लेकिन ये जो परीक्षाएं हैं वो साल में एक बार आती हैं, तो बस एक बार इसमें डटकर आप पूरे विश्वास के साथ पढ़ लीजिए, तो आने वाले वर्षों में आप बहुत सारी होली, बहुत सारे त्योहार बहुत ही उमंग के साथ मना सकेंगे। डॉक्टर, जैसे स्ट्रेंथ की बात अगर आप कर रहे थे, तो जरूर प्रार्थनाएं और ये जो हमारी जो प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है, वो हमें स्ट्रेंथ देती है। खासकर अगर योग, व्यायाम, मेडिटेशन की बात करें तो उस तरह से किस तरह सहायता देता है वो? नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर कि योग से कैसे कॉग्निटिव स्ट्रेंथ मिलती है या आपकी मेमोरी कैसे इंप्रूव करती है। तो देखिए, योग का एक बहुत मूल्य उसमें प्रिंसिपल है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैव बीन नोन, ये पता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा कि अगर आप ब्रीदिंग माइंडफुल करेंगे या ब्रीदिंग अपनी रेगुलेट करेंगे तो ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है वो इंप्रूव होता है, उसके द्वारा फिर ब्रेन का फंक्शन भी इंप्रूव होता है और आप जो मेमोराइज करना चाह रहे हैं वो भी इंप्रूव होती है। अगर आप रेगुलेटेड ब्रीदिंग करेंगे आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी। तो कई बार जो प्राणायाम आपको योगा में बताया जाता है या किसी तरीके की माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, ये अगर आप जो बच्चे हैं वो देखें YouTube पे कि माइंडफुल ब्रीदिंग कैसे की जाती है, तो वो बहुत कारगर तकनीकें हैं अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए। कई बार क्या होता है, जब हम एंग्शियस होते हैं तो हम सांस लेना भूल जाते हैं, गलत तरीके से सांस लेते हैं, बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, और कई बार तो डीप ब्रीदिंग पूरे दिन नहीं होती है। उससे जो बॉडी में बिल्डअप हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उससे एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है। ये चीजें हम रियलाइज नहीं करते हैं, तो अगर हम रेगुलेट करें अपनी ब्रीदिंग तो बहुत मदद मिलती है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है रोजमर्रा के कामकाज के दौरान भी। शिमला से एक और श्रोता हमारे जुड़े हैं, राकेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, अगर उनको रिजल्ट आ जाते हैं, उनकी जो है अनपढ़ नियत, मतलब कई बार ज्यादा मार्क्स नहीं थे फिर भी बच्चे निराश रहते, तो उन बच्चों को किस तरह से हमें सपोर्ट करना चाहिए? कई बार रिजल्ट आते हैं लेकिन कम मार्क्स आते हैं। डॉक्टर, कुछ भी थोड़े बहुत भी अंक कम आ जाते हैं तो बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं, और कई ऐसे गलत कदम भी उठाए हैं, ऐसी खबरें भी आती हैं, तो उस दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए और अभिभावकों की क्या उस समय भूमिका रहती है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कम नंबर आए अगर एक्सपेक्टेशन से बच्चे के या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से, तो क्या करें? देखिए, कम नंबर तो कुछ बच्चों के आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बच्चे को जो आके आप उसका जो वैल्यू आप मार्क्स के बेसिस पे ना करें। आपको ये बहुत जल्दी परीक्षा से बहुत पहले आपको ये उसको भरोसा दिलाना होगा कि जो परिवार का, माता पिता का प्यार है और सपोर्ट है वो वैसा ही बना रहेगा, उससे मार्क्स का कोई लेना देना नहीं हो, मार्क्स के तराजू पे नहीं तोला जाएगा। तो बच्चे की जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके ज्यादा नंबर लेके आएगा, ना कि आप मार्क्स के बेसिस पे जो प्री बोर्ड्स में मार्क्स मिलते हैं या पहले की परीक्षाओं में मार्क्स मिलते हैं उस पे उसको आके ना। बिल्कुल, ये जीवन का अंत नहीं है, अभी बहुत कुछ है आगे करने को भी। दिल्ली से एक और श्रोता जुड़े हैं, जयदीप जी। हेलो जयदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सवाल। परीक्षा के समय जब हम लोग हमारा दिमाग खाली हो जाता है, जब भी हम पूरी तैयारी करके जाता है तो हमारा दिमाग खाली कभी कभी हो जाता है कि हम लिख के हाँ, मतलब इतना प्रेशर ले लेते हैं कि जो याद भी होता है वो भी भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो मेरे साथ भी होता है कई बार कि कोई प्रोग्राम करने या इंटरव्यू करने जा रहे हैं, कोई सवाल आता है तो ब्लैंक हो जाता है माइंड। ये बिल्कुल माइंड का एक, देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो अगर हमको कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है या एंग्जाइटी बढ़ती है तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। इसको डिसोसिएशन की अवस्था कहते हैं। तो ये अवस्था एंग्जाइटी का ही ये दूसरा रूप है और ये थोड़ी देर में चली जाती है। तो अगर आप इस पे पैनिक करने लगेंगे या इसके ऊपर ज्यादा सोचने लगेंगे तो ये बढ़ेगी।
बिल्कुल। ठीक है श्वेता जी, जैसे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा सेंटर में बैठते हैं और सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर उनके सामने आता है, तो उनको किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, किन चीजों को अपने दिमाग में? उनको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, ये एक पॉलिसी भी है सीबीएसई की कि 15 मिनट का समय 10:15 पे बच्चों को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और 10:30 पे राइटिंग स्टार्ट करने को कहा जाता है। तो 15 मिनट्स का जो समय है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उस समय क्वेश्चंस को पढ़ के, समझ के कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी एक वो सोच लेना चाहिए, प्लान कर लेना चाहिए कि किस सीक्वेंस में या किस तरीके से हमें अपने आंसर्स लिखने हैं। जब आप सिर्फ खाली मन से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कई बार ये होता है कि हड़बड़ाहट में बच्चा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है और कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन को पढ़ के, समझ के फिर लिखेंगे तो नेचुरली उनकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। जी हाँ, और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और उस समय जो घबराहट होती है वो नहीं होगी। जैसे रिजल्ट की बात कर रहे थे कि रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आए तो बच्चे थोड़े हतोत्साहित हो जाते हैं, तो श्वेता जी, रिजल्ट के बाद करियर मार्गदर्शन को लेकर बोर्ड की क्या योजनाएं रहती हैं? करियर अपॉर्चुनिटीज और करियर काउंसलिंग बोर्ड का एक बहुत बड़ा अंग है, एक पूरा यूनिट है जो इसमें लगा रहता है। जैसे मैंने प्रियंका जी आपको पहले भी बताया था कि हमारी काउंसलिंग हेल्पलाइन भी है, मैं उसका नंबर भी आपके जरिए हमारे बच्चों तक देना चाहूंगी। उसका नंबर जो है वो 24/7 अवेलेबल रहता है और ये टोल फ्री नंबर है 1-800-11-8004। मैं दोहराऊंगी 1-800-11-8004। तो ये एक काउंसलिंग हेल्पलाइन है। ये अभी एग्जाम रिलेटेड काउंसलिंग भी करती है बच्चों की और बाद में करियर काउंसलिंग में भी हेल्प करती है। जी, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं कल्पातुर दास जी। नमस्कार दास जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, हम फिर से जुड़ते हैं अपने श्रोता के साथ। डॉक्टर, आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि तनाव में या तो भूख बिल्कुल सूख जाती है या हम बेकार की चीज़ें खाने लगते हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या खा रहे हैं। तो खाने पीने का भी क्या असर पड़ता है हमारे तनाव पर? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जैसा स्लीप है वैसे ही आपकी डाइट बहुत से आपके मनोअवस्था को और आपकी बॉडीली फंक्शंस को डिटरमिन करती है। तो जो डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये आप कई बार कई जगह सुन चुके हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्या होती है बैलेंस डाइट? जो घर का खाना है आप वही खाएं, जो पौष्टिक खाना आपके घर में बन रहा है टाइम पे खाएं, बहुत जरूरी है, टाइम पे खाएं। और जंक फूड, कई बार होता है बच्चों में देखा गया है जंक फूड की प्रवृत्ति बढ़ जाती है स्ट्रेस के टाइम पे, तो ये स्ट्रेस ईटिंग कहलाती है। और इसमें चॉकलेट और जंक फूड जो हाई कैलोरी फूड है उससे थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है। जो हाई कैलोरी जो एकदम से आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आपका मूड थोड़ा अपलिफ्ट होता है। स्पेशली हाई शुगर की चीजें जैसे जूसेस है और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे थोड़ी देर के लिए मूड अच्छा होता है, बट उसके बाद क्रैश होता है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है क्रैश करते हैं और आपका मूड एकदम से खराब भी हो सकता है। तो बैलेंस डाइट रखें, अपने परिवार का जो घर में बनता है जो ट्रेडिशनल फूड है वही खाएं और टाइम पे खाएं। जी श्वेता जी, बस अंत में मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आपका प्रेरणादायक संदेश क्या रहेगा? एक ही संदेश डॉक्टर साहब बहुत देर से समझा रहे हैं, तो एक दिनचर्या, एक रूटीन जरूर फॉलो करें, टाइम पे सोएं और अच्छा खाना खाएं, अच्छी थॉट्स लें, पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, वो पूरी रात ना पढ़ें, इंटरवल्स में पढ़ें, दोस्तों से कटे नहीं, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते रहें और एक हर्षोल्लास के साथ, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो परीक्षाओं को एक सेलिब्रेशन समझ करके, ये समझ के चलें कि जो क्वेश्चन पेपर्स या जो पेपर्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जो साल भर उन्होंने पढ़ा है, उसी का
एक छोटा सा नमूना है जी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल जैसे कहा, आपने कहा कि परीक्षा को बोझ नहीं अवसर समझे और नियमित तैयारी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। तो पब्लिक स्पीक में आप सभी का जो जुड़े हैं हमारे साथ श्रोता, उनका धन्यवाद। आपका भी विशेषज्ञ दोनों का धन्यवाद करती हूँ। अगले सप्ताह एक और मुद्दे के साथ उपस्थित होंगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।